नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश। छोटा सा प्रदेश, खूबसूरत सा प्रदेश, लेकिन वहां पर पिछले 48 घंटों से राजनीति का अजब और गजब खेल खेला जा रहा है। खेल ऐसा कि उसमें एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी है और ट्रेजेडी भी है। कल आपने देखा हिमाचल विधानसभा जो है 68 एमएलएज की विधानसभा, 40 उसमें कांग्रेस के, इसलिए उनकी सरकार भी है। 25 बीजेपी के, 40 जो कांग्रेस के विधायक, उन्हें 3 निर्दलीय विधायकों का भी साथ था। यानी कि कुल मिलाकर 43 विधायक एक तरफ और 25 एक तरफ। और चुनाव हुआ राज्यसभा का, और जीत किसकी हुई? 25 विधायकों के खेमे वाली बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन का। 34 विधायक हर्ष महाजन के साथ, 34 विधायक अभिषेक मनु सिंघवी के साथ, कांग्रेस के उम्मीदवार। पर्ची निकाली गई और बीजेपी मुकद्दर का सिकंदर भी बनी। किस्मत ने भी साथ दिया, यानी कि किस्मत ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। अब उसके बाद सियासी पहिया वहीं नहीं थमा। 6 तो बागी हो गए, ये बात साफ हो गई। कांग्रेस के विधायकों की बात कर रहा हूं। 3 निर्दलीय, वो भी बीजेपी के साथ चले गए। आज बजट पर वोटिंग होनी थी, और बजट पर वोटिंग में अगर सरकार उसे पास नहीं करा पाती तो यह अपने आप में एक अविश्वास प्रस्ताव हो जाता, सरकार गिर जाती। 15 विधायक बीजेपी के निष्कासित कर दिए गए, हो हल्ला कर रहे थे। बजट पास हो गया, अनिश्चित काल के लिए विधानसभा का सत्र भंग भी कर दिया गया, यानी कि सरकार बरकरार है। लेकिन 6 विधायक जो हैं कांग्रेस के, उन्हें फिर से हेलीकॉप्टर से सीआरपीएफ के घेरे में पंचकुला लाया गया है। और कांग्रेस अब फायर फाइटिंग मूड में दिख रही है। यकायक जगी कि ये तो संकीट, ये तो संकट गंभीर है। तो पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया गया। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने कमान संभाली। पर वहां भी बात बनती नहीं दिखाई दी। आज सुबह विक्रमादित्य सिंह, वीरभद्र सिंह के बेटे और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके बेटे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खबर यह है कि 20 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, मौजूदा मुख्यमंत्री, कितने दिन मुख्यमंत्री रहते हैं यह अभी देखने वाली बात है, उनके साथ हैं। तो उन्हें क्या हटाया जाएगा? अभी विक्रमादित्य सिंह, उनका नंबर आएगा, या मुकेश अग्निहोत्री का भी नाम सामने आ रहा है। पर क्या यह साइड स्टोरी है? असल कहानी क्या हुई? यह राजनीति का जो अजब और गजब खेल है, और इसके मायने क्या हैं आने वाले दिनों में, उनको परखना, कसौटी पर कसना बहुत अहम हो जाता है। अब 43 विधायक आपके साथ हैं, तो आपका राज्यसभा उम्मीदवार तो जीतना चाहिए था। प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि विधायकों की, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, उनको बहुत उम्मीदें थी। तो नाराजगी की खिचड़ी क्या बहुत पहले से पक रही थी? बहुत से लोग तो कहते हैं उसी दिन से पकनी शुरू हो गई, जिस दिन बतौर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली। एवरीथिंग वाज नॉट हंकी डोरी। तो डैमेज कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? विधायकों को मनाया क्यों नहीं गया? खबर तो यह भी आई थी कि राज्यसभा में हिमाचल के जरिए जाएंगी सोनिया गांधी, लेकिन बाद में वो राज्यसभा में घुसी राजस्थान के जरिए। तो सोनिया गांधी ने हिमाचल से उम्मीदवारी ना करके राजस्थान से उम्मीदवारी करने का फैसला क्यों किया? क्या पहले से अंदाजा था? सुखविंदर सिंह सुक्खू
क्या कुछ लोगों के घेरे में ही फंसे हुए हैं और विधायकों की बात नहीं सुनते? कल सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे थे राज्यसभा चुनाव से पहले, हमने व्हिप जारी कर दी है। अब वो तो मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिक परंपराओं और कानूनों का उनको ज्ञान होना चाहिए। विधानसभा के पटल पर तो व्हिप जारी हो सकती है, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में नहीं हो सकती। और फिर 6 विधायक कल भी शिमला से पंचकुला लाए गए सीआरपीएफ के घेरे में। अरे मुख्यमंत्री आप, पुलिस आपकी, कंट्रोल आपका, आपके विधायक चले जाते हैं और वो आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर कि हमारे विधायक किडनैप कर लिए। अरे सूबे का मुख्यमंत्री कौन है? आप हैं। आपके रहते आप ही के विधायकों को, जनता के प्रतिनिधियों को कोई अगवा कर ले, यह आपने कैसे होने दिया? सीआरपीएफ के घेरे में जा रहे हैं। डीजीपी क्या आपको इत्तला या आपको जानकारी नहीं दे रहे थे? यह अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना तो होगा ही होगा। और यह पहली दफा नहीं है कि कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश की गई। 2022 में महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश 2020 ज्योतिरादित्य विधायकों के साथ निकल लिए, उससे पहले कर्नाटक में 17 विधायक जेडीएस और कांग्रेस के बीजेपी के साथ चले गए थे, अरुणाचल में ऐसा हुआ, पुडुचेरी में ऐसा हुआ। तो वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लेकिन छाछ भी क्या कांग्रेस गटक रही है? और इससे संदेश क्या जाता है? अपना घर संभाल नहीं पा रही है कांग्रेस, देश कैसे संभालेगी? वो नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है क्या? ये तो एक तस्वीर हो गई, लेकिन दूसरी तस्वीर को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास 25 विधायक हैं, मैं बीजेपी की अब बात कर रहा हूं, तो आपने एक और उम्मीदवार किस बिना पर उतारा? कि अंतरात्मा की आवाज जाग जाएगी, उठेगी, अंतरात्मा जाग जाएगी विधायकों की? या ऑपरेशन लोटस प्लान किया गया था, विधायकों से लगातार संपर्क साधा जा रहा था और इसीलिए 25 बनाम 43 की लड़ाई में आपने हर्ष महाजन को उतार दिया। वो जीत भी गए, पर यहां पर नैतिकता का सवाल आ जाता है। मेयर के चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव से लेकर कहां कहां साम दाम दंड भेद इस्तेमाल नहीं हो रहा, और यह सिलसिला अब क्या न्यू नॉर्मल हो गया है भारतीय राजनीति का? ताल ठोक रहे थे कल जयराम ठाकुर, अल्पमत में आ गई। नतीजे की घोषणा से पहले ही जीत का जश्न मनना शुरू हो गया था। तो गणित क्या फैला रखा था? पर यह गणित मुकम्मल नहीं साबित हुआ क्या? इसीलिए भारतीय इतिहास में राज्यसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ, बराबर 34-34 वोट पड़े, सेकंड प्रेफरेंस वोट पड़े ही नहीं, मटके से पर्ची निकालनी पड़ी और तब जीत हासिल की। लेकिन क्या यह जीत आधी अधूरी ही साबित हुई है फिलहाल के लिए? सरकार बनने की संभावना तो अभी दिख नहीं रही बीजेपी की। हर्ष महाजन ये कह रहे थे राज्यसभा जीत गए, अब सरकार भी हम चलाएंगे। और इसमें गणित भी बड़ा सीधा और सरल है। 68 की विधानसभा है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। 6 विधायकों को अभी उनसे मुलाकातें चल रही हैं, डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुलाकातें कर रहे हैं, पर फर्ज की कर लीजिए कि इनको पार्टी से निकाल भी दिया जाता है, तो सदन की स्ट्रेंथ वो 62 पर आ जाएगी, तो 33 का आंकड़ा होगा, 32 का, बल्कि 32 का आंकड़ा हो जाएगा बहुमत का। और कांग्रेस के पास होंगे 34, बीजेपी के पास 25 जमा 3 28 ही होंगे, तो बहुमत फिर भी कांग्रेस के साथ रहा। या अभी कुछ और विधायक भी छोड़ने का मन बना रहे हैं।
विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा तो दे दिया, सुक्खू ने कह दिया नामंजूर कर दिया है हमने, लेकिन वो और 6 और विधायक चले जाएं अगर बीजेपी के साथ, तो 13 विधायक हो जाते हैं जो घट जाएंगे कांग्रेस के। तो कांग्रेस 27 और बीजेपी 25 जमा 3 28 पर आ जाएगी। वेफर थिन मेजॉरिटी, लेकिन मेजॉरिटी में आ जाएगी। तो क्या ये सरकार बनेगी? पर इसमें एक और गंभीर सवाल कहीं अटका हुआ है कि राजनीति में जनता जनार्दन, ये जनादेश का अपमान हो रहा है या उसका सम्मान किया जा रहा है? और ये 24 की लड़ाई के लिए क्या एक नैरेटिव भी बिल्ड हो रहा है? और इस नैरेटिव में कौन पास होगा, कौन फेल होगा, ये तो आप जनता जनार्दन ही तय करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हिमाचल में जो कुछ हो रहा है उसी से जुड़ा। हिमाचल का सियासी पारा बढ़ा हुआ है, गर्दिश में कांग्रेस का सितारा, और कुर्सी का गजब खेल, ऑपरेशन लोटस पास या फेल। चर्चा में आज मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है, क्योंकि यहां कोरी ताल ठोकी जाएगी। तो देश के सबसे तजुर्बेकार पत्रकारों को आज मैंने न्योता दिया है, इनके तजुर्बे का इस्तेमाल करूंगा राजनीतिक विश्लेषण में। प्रभु चावला सीधा सवाल पर आए हैं, सीधी बात किया करते थे, इनका कार्यक्रम बड़ा मशहूर हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं, आपका अखबार नाम का इनका चैनल है, लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा, और साथ ही साथ स्टूडियो में दिबांग भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तो प्रभु, अभी मैं नैतिकता, अंतरात्मा, इन बातों में नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा विशुद्ध राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूं। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर एक दिख रहा था कि हिमाचल में अंदर खाने बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है। उसका संज्ञान अब तो लेती दिख रही है कांग्रेस, जब राज्यसभा चुनाव वहां से हारी गई। ये डैमेज कंट्रोल, ये संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया? आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं, जब मेरे पास मेजोरिटी है, गैप इतना ज़्यादा है 25 और 40 या 28 और 40 का, उसके अंदर अगर नाराज़गी चल भी रही है तो इतने बड़े पैमाने पर डिफेक्शन हो जाएगा, ये कांग्रेस को अंदाज़ा शायद लीडरशिप को नहीं था, लोकल लीडरशिप को, कि लोग छोड़ेंगे, 1-2 छोड़ जाएंगे या 4 छोड़ जाएंगे। परंतु ये भी लगता है कि वहाँ कम से कम डिफेक्शन करेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू होता है, और उसके अंदर 6 लोग चले गए हैं। एक रिस्क, इतना बड़ा रिस्क उन लोगों ने लिया है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोकल इंटेलिजेंस फेलियर पॉलिटिकल लेवल पर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी है, कि कांग्रेस ने अपने आप को गारंटी में ले लिया, और चीफ मिनिस्टर के जो डीजी पुलिस थे या इंटेलिजेंस पुलिस के लोग थे, या उनके अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके वर्कर हैं, जो परिवार हैं, उनमें से किसी ने भी अपने लीडर को नहीं बताया कि ये होने वाला है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर अभी भी वर्करों से जो है लीडरशिप का जो एक बीच में गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है। चीफ मिनिस्टर जो है अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझने लग जाता है। इस तरह की गैप आने से कार्यकर्ता जब अलग हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और आपके कुल 40 एमएलए के लिए बातचीत करना, उनसे खाना खाना, उनके साथ बैठ करके बातचीत, जो कांग्रेस का कल्चर हुआ करता है, ग्रुप में कांग्रेस हमेशा रही है। नेहरू के ज़माने से उठा कर लिए ग्रुपवादी की जो बात लोग करते हैं कि कांग्रेस के अंदर कब ग्रुप नहीं रहे। सरदार पटेल का ग्रुप भी रहा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर रामलाल ठाकुर भी रहे, वीरभद्र सिंह भी रहे, उसके बाद पराशर साहब पहले से उससे भी रुक रहे। तो ग्रुपवादी के नाम पे कहेंगे ग्रुप की वजह से सरकार गिरी है, नहीं है। नहीं, पर खतरे की घंटी प्रभु क्या बजनी नहीं चाहिए थी, जब मालूम है कि 43 बनाम 25 की लड़ाई है, उसके बावजूद बीजेपी हर्ष महाजन को बतौर उम्मीदवार खड़ा कर रही है, तो कुछ तो खिचड़ी पक रही थी ना। ये तो एक नॉर्मल सा, साधारण सा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर आपको बता सकता है। नहीं, उनको अपना विश्वास होगा ना कि 43 को मैं 40 मान के चला। 3 तो ऐसे लोग हैं जो कभी भी जा सकते हैं किसी तरह में, 40 भी अगर थे हमारे पास, तो खतरे की घंटे खड़ी होनी चाहिए कि एक पुराना कांग्रेसी जो पिछले साल बीजेपी के चुनाव वापस ज्वाइन किया है, अच्छे कांग्रेस परिवार से आता है, अगर उसने ज्वाइन किया, वहाँ पर खड़ा किया पार्टी ने, तो ये अपने आप में एक सिंबल था कि हम ना कहीं नहीं लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो आपने उसको काटने के लिए क्या किया? खतरे की घंटी तो दिखाई दे रही थी सामने,
परंतु मैं कुछ और कहना चाहूँ, खतरे की घंटी के अंदर टूल किट जो है, भारतवर्ष के अंदर टूल किट एक नया शब्द निकला था। हाँ। और टूल किट ये बन गया है कि हार को जीत में और जीत को हार में परिवर्तन कैसे करना है, ये टूल किट का निर्माण हुआ है, जिसकी वजह जिसका अनुभव कांग्रेस पार्टी को अभी नहीं है। तो वो टूल किट कैसे बनानी है जीत को हार में, हार को जीत में बनवाने के लिए, तो कांग्रेस के पास आप कह रहे हैं केवल खतरे की घंटी बरतनी चाहिए थी, तो क्या होता। जिन लोगों को जिस तरीके से टूल किट के माध्यम से तोड़ा गया, बीजेपी का कहना है कि इनका इंटरनल मामला है और हमारी तरफ आना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का एक ऑब्जेक्टिव होता है सरकार में आना है, साम दाम दंड भेद। अब जहाँ मॉरलिटी की बात करें वो सब खत्म हो गई है, मेरे को सरकार बनानी है, मैं हार गया तो क्या हुआ, सरकार बनाने का तरीका मेरे को आता है, आप भी उसका प्रयोग कर लीजिए। सीआरपीएफ के घेरे में 6 विधायक हेलीकॉप्टर से पंचकुला उतारे जा रहे हैं। बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हमें तो जानकारी ही नहीं हो क्या रहा है। हरियाणा में किसकी सरकार है? पंचकुला में सीआरपीएफ के लोग लेके गए। मैं बता रहा हूँ संदीप जी, जब सीआरपीएफ के लोग ले गए उनको, तब नहीं पता लगा। बॉर्डर पे तो हिमाचल प्रदेश से होगी ना, जब लेके जा रहे होंगे बस के, सीआरपीएफ की बस में बैठ करके वो गए। हाँ। और आज हेलीकॉप्टर में वापस गए। तो जब वहाँ पर इतना ही विश्वास था कि पुलिस भी वहाँ पर नहीं बता रही थी कि सीआरपीएफ की गाड़ी के अंदर एमएलए जा रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी पता नहीं है, तो आप ये तो इंटेलिजेंस फेलियर, क्या अकल की बात है, पॉलिटिकल फेलियर तो है ही। परंतु कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह के लोग आ गए हैं जो किसी भी तरह से कभी भी बिकने के लिए तैयार हैं, ये अपने आप में सोचने का विषय है। कि लड़का तो 26 साल का है, एक एमएलए और है, मैंने सुना जी उसको सोनिया गांधी जी सीट भी नहीं देना चाहती थी, लास्ट मोमेंट पर सुक्कू साहब ने उसको सीट दिलवा दी, वो भी डिफेक्ट कर गया। एक 26 साल का लड़का अच्छा पहली बार एमएलए बनकर के आया है। तो एक इस तरह के लोगों को जब चुन लिया गया जिनकी कांग्रेस विचारधारा के प्रति कोई भी कमिटमेंट नहीं है, उनकी कमिटमेंट सिर्फ यही है कि सत्ता में आना, हर पार्टी में हो रहा है। अब बीजेपी के अंदर कांग्रेस युक्त बीजेपी होती चल रही है, कांग्रेस मुक्त देश अभी तक नहीं हुआ, थोड़े दिन लगेंगे, जिस तरह से स्पीड चल रही है वो भी आ जाएगा अच्छा लगता है। अभी तो बीजेपी का उद्देश्य कांग्रेस मुक्त भारत बनाना नहीं है, कांग्रेस युक्त बीजेपी बनाना, ताकि जितने भी लोग आ सकें, जिनको जीतने की उनके अपने पास लोग नहीं है जिताने के लिए, तो ऐसे लोग लेके आ सकती है। मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि उनको सरकार बनानी है। आप चैतन्य शर्मा का जिक्र कर रहे थे, जब राजनीति, हाँ, एक प्रशासनिक अधिकारी के बेटे हैं, 26 साल की उम्र, और वो दोनों तरफ जी दोनों खेमों में पैर रखे हुए थे जब टिकट वितरण हो रहा था, कांग्रेस भी और बीजेपी भी। संदीप, वो बाबू डीएनए है ना, बाबू हर तरफ चलता है, जिस तरह सरकार होती है उस तरह हो जाता है। तो डीएनए तो था ना इस तरह का, देखना चाहिए था क्या था, यंग लड़कों को बिना चाहिए था, बिल्कुल मौका देना चाहिए इन लोगों को। परंतु कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि उनके जो लोग नए आ रहे हैं, नई कांग्रेस बनाने की राहुल कोशिश कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भी इस समय पर यात्रा निकाल रहे हैं जब प्रदेशों के अंदर चुनाव हो रहा है। नहीं, अभी तो 7 समंदर पार है वो, कांग्रेस हिमाचल में कोहराम मचा हुआ है, वो कैम्ब्रिज में स्पीच दे रहे हैं अभी। नहीं, वही बात आपकी ठीक है ना, राहुल गांधी को यात्रा निकाली है तो मैनेजमेंट करने, कांग्रेस में मैनेजमेंट करने वाले लोग जो है ना, वो भी सारे राज्यसभा के लोग हैं जो चुनाव लड़ते नहीं हैं। उन लोगों को क्या पता कि क्या हो रहा है। तो कांग्रेस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करते किसी ज़माने के अंदर, वो जनरल सेक्रेटरी जो है अशोक गहलोत को देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने सरकारें बनवाई लोगों की, अहमद पटेल देख लीजिए। इन लोगों को पता था कि ग्राउंड लेवल पर किस से बात करनी है। और हिमाचल का इंचार्ज कौन है कांग्रेस का, मेरे को पता नहीं है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कौन है। मेरे को लगता है कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप और कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप अपने आप में एक दूसरे अलग थलग हो गए हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल कनेक्टिविटी कहीं दिख रहा है। पर डिस्कनेक्ट के साथ साथ इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता प्रदीप सिंह, ये अभी सरकार तो बनी हुई है, बची रहती है, नहीं बची रहती है। कल तक ऐसा लग रहा था बीजेपी ने खेल कर दिया, पर यहाँ थोड़ा सा खेल टेढ़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन लोटस की वानगी तो दिखती है। पहले ऑपरेशन लोटस हुआ कि नहीं, वहां पर यह तो साफ दिख रहा है कि राज्यसभा में भी 25 बनाम 43 में उम्मीदवार खड़ा करना, तो अगर बीजेपी इतनी मासूम बनकर कहती है ये तो इनकी अंतरात्मा की आवाज होगी, जो हुआ हमें क्या लेना देना, ये तो नहीं हुआ ना, लेना देना तो था। नहीं, बिल्कुल लेना देना था, और इसको बीजेपी ने छिपाया भी कहा। जब उन्होंने महाजन को खड़ा किया तो बड़ा स्पष्ट 25 सीट लेकर 68 में से अगर आप उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जहां एक ही सीट है, तो बड़ा स्पष्ट है कि आपका खेल क्या है। इसका मतलब आपने पहले से तैयारी की। प्रभु जी ने जो एक बात कही कि कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके नए लोग जो आ रहे हैं
उनमें कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, उनके बारे में सोचना चाहिए। बात बिल्कुल सही है, हर पार्टी को सोचना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया बीजेपी का भी, दूसरी पार्टियों का भी, लेकिन मैं कह रहा हूं जो लोग जिनकी प्रतिबद्धता है पार्टी विचारधारा, वो जा रहे हैं, उनके बारे में क्या? क्या अशोक चौहान के बारे में कह सकते हैं कि वो नए हैं और उनमें पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है? अशोक चौहान ने 40 दिन तक इंतजार किया राहुल गांधी से मिलने का। एक लाइन का जवाब आया, टॉक टू केसी, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। तो जहां पार्टी का हाईकमान इस तरह से व्यवहार करता हो, देखिए ये सब जो कुछ हो रहा है, ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और बीजेपी की सत्ता की भूख, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में क्यों हो रहा है? ये एमके स्टालिन की पार्टी में क्यों नहीं हो रहा है? ये आरजेडी में क्यों नहीं हो रहा है? ये और दूसरी पार्टियों में क्यों नहीं हो रहा? वाईआरसीपी में क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह से तमाम पार्टियों का नाम गिना सकते हैं। नहीं, पर समाजवादी में भी हुआ राज्यसभा चुनाव में। दरअसल कांग्रेस का हाईकमान, जहां भी समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हाईकमान जब कमजोर होगा, जब उसका रुख नहीं चलेगा, तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी कि उनको मालूम है कि अगर हम साथ दें तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है, साथ छोड़ के जाएं तो शायद हमको कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए जो है, आप गोवा से शुरू कीजिए ना। गोवा में जिस तरह से सरकार बनना तय होना चाहिए था कांग्रेस की, और उसके बाद सरकार बनी बीजेपी की, वहां आप कह सकते हैं बीजेपी ने एमएलए खरीद लिए, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस कोई जो है हिमालय की कंदरा से निकलकर तो आई नहीं है कि उसने तय किया कि हम। इसमें प्रदीप जी एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, सही लगे तो बताइएगा, कि आप एक्सप्रेस वे पर जा रहे हैं, हम नोएडा में रहते हैं, तो एक्सप्रेस वे पर मैं जा रहा हूं, बाई चांस मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी और उसी सड़क पर रॉन्ग साइड से एक तेजी से चलता हुआ ट्रक आता है और मेरी गाड़ी ठोक देता है और मुझे चोट लगती है। सवाल उससे नहीं पूछे जाते, सवाल मुझसे पूछा जा रहा है कि सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई थी। नहीं, आपका उदाहरण ठीक है, सवाल दोनों से पूछा जाना चाहिए। हाँ, दोनों गलत कर रहे हैं। आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, ये आपकी गलती है, वो रॉन्ग साइड से आ रहा था, ये उसकी गलती है। लेकिन सवाल ये है कि नुकसान किसका हुआ? आप जब बिना सीट बेल्ट के चल रहे थे तो आपको मालूम था कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। जो रॉन्ग साइड से आ रहा था उसको भी पता था कि इसका क्या नतीजा हो सकता है। तो अगर आप खुली आंखों से गड्ढे में गिर जाए तो आपके लिए क्या कहा जाएगा? ये ऑपरेशन लोटस पास हुआ, फेल हुआ, उम्मीदवार राज्यसभा के तो जितवा लिया, लेकिन वो सरकार गिराने वाला काम जो था, ये जैसे झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस फेल हुआ, हिमाचल में भी फेल हो गया क्या, या अभी हमें 2-3 दिन 4 दिन इंतजार करना चाहिए? अभी जो स्थिति है, बीजेपी के पास जितने कांग्रेस के बागी विधायक हैं, उनका समर्थन है, उससे वो सरकार गिरा सकती है। सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहां सरकार ऑपरेशन लोटस तभी सफल होगा जब वहां से विधायक इस्तीफा दे, विधानसभा से फिर से बाई इलेक्शन हो, जीत कर आए, या इतने विधायक इस्तीफा दे कि वो नंबर घटकर इतना आ जाए कि 28 विधायकों के समर्थन से बीजेपी सरकार बना। बड़ा संदेश तो प्रदीप जी क्या जा रहा है आम जनता के लिए कि कांग्रेस से अपना घर नहीं संभलता, देश का संभालेगी, या बीजेपी अपनी ताकत का बेजाय इस्तेमाल कर रही है, साम दाम दंड भेद इस्तेमाल हो रहा है, छोटे से छोटे चुनाव से लेकर बड़े से बड़े चुनाव तक? बीजेपी अपनी ताकत का जायज और नाजायज दोनों तरह से इस्तेमाल कर, कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत का जायज इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही। ये है संदेश। वरना ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग आए, उनमें से ज्यादातर क्यों चुनाव जीत गए? अगर उन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने दगाबाजी की थी, तो जनता को चाहिए था कि उन सबको हरा देते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली फैसला जो जनता का आएगा, जो मतदाताओं का आएगा, जनादेश जो आएगा, उसी को मानना पड़ेगा। हम कह सकते हैं नैतिक रूप से वो गलत था, हम कह सकते हैं बीजेपी ने वो गलत काम किया, नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के उस फैसले को जनता ने सही ठहराया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए, ज्यादातर विधायक जीत गए। तो ये अल्टीमेटली जो फैसला है
वो तो जनादेश के नहीं, आधार आपने पर बहुत बहुत अच्छा शब्दों का इस्तेमाल किया विनोद शर्मा। बीजेपी अपनी ताकत का जायज और नाजायज दोनों इस्तेमाल कर रही है, प्रदीप सिंह कह रहे हैं। कांग्रेस अपनी जायज ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रही। अभी तक हमने बहुत बार चर्चा की, ऑपरेशन लोटस की, तोड़फोड़ की, सेंधमारी की, कि भाई बीजेपी पावर में है, सत्ता में है, वो आपको प्रलोभन भी दे सकती है, पद दे सकती है, रुतबा दे सकती है, ओहदा दे सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। हिमाचल में तो कांग्रेस की ही सरकार थी। आप अपने विधायकों की नाराजगी दूर नहीं कर पाए तो सत्ता का जायज इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही क्या कांग्रेस? देखिए, ऐसा है कि अभी शायद किसी ने कंपैरिजन किया कि कांग्रेस में पुराने जमाने में भी गुट हुआ करते थे, गुट हुआ करते थे, लेकिन वो गुट पार्टी तोड़ते नहीं थे, पार्टी छोड़ के नहीं जाते थे, एक दूसरे से रस्साकशी करते थे, सेरेब्रल कॉम्बैट होता था, पॉलिसी पे डिफरेंसेस होते थे, पार्टी छोड़ के थोड़ी निकल जाते थे। जो आप देख रहे हैं, किसी ने इसको इंगित नहीं किया, ये सिस्टमिक रॉट है जो आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ की गाड़ी एमएलएस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे आप? महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरी संदीप? होम मिनिस्ट्री तो एनसीपी के पास थी, कैसे गिर गई? क्या आप नहीं सोचेंगे कि ऑल इंडिया सर्विस के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका कितना पॉलिटिसाइजेशन हुआ है या कितना मैनिपुलेशन हो रहा है? तो डीजीपी Just because- को पद पर बरकरार Just रखा because- सुक्खू ने। सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, उनको ये जानकारी नहीं सीआरपीएफ के घेरे में बस में मेरे विधायक ले जाए जा रहे हैं। सच है, सच है। इसका जवाब क्या है? मैं दे रहा हूं ना आपको जवाब इसका। ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं उनकी कार्डर मैनेजमेंट कहां से होती है? कौन करता है उनकी कार्डर मैनेजमेंट? और आजकल डीजीपी कितनी स्टेट्स में टेम्पररी है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि ये मत करो। ये सीधा सीधा वॉयलेशन है प्रकाश सिंह केस की जजमेंट का, लेकिन ये हो रहा है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस के भीतर बहुत भारी अपवाद हैं। वो एक शेर है ना कि दिल के फोफले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कांग्रेस में वो हो रहा है, सरेआम हो रहा है, एक जगह नहीं अनेक जगह हुआ है। सच है, कांग्रेस की पॉलिटिकल मैनेजमेंट शून्य हो गई, नगण्य हो गई है। सच है कि कांग्रेस को आज के दिन देने के लिए कुछ नहीं है। हमारा पॉलिटिक्स और पेट्रनेज है ना आजकल, कि कौन पार्टी कितना दे पाती है, कौन पार्टी कितना लुभा पाती है और कौन पार्टी कितना डरा पाती है। इसके अनुपात में राजनीति चल रही है। और इस प्रकरण के चलते, एस्टेंड के चलते, आपका मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, अंडरमाइन हो रहा है। आपकी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो अंडरमाइन हो रही है। तो अभी किसी ने कहा कि आरजेडी से कोई नहीं गया। आरजेडी से तो आज ही खबर अखबार में छपी है कि 2 लोग और चले गए। वो जो दूसरा नीतीश जी का गठबंधन बना है बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी के छोड़ के, अरे चीफ विप छोड़ के चला गया। कोई पांडे जी हैं। नहीं, ये तो अब जग जाहिर है, ये राजनीति का न्यू नॉर्मल है विनोद। मेरा सवाल ये है, पहले खबर आई कि सोनिया गांधी हिमाचल से राज्यसभा में आएंगी, फिर वो राजस्थान चली जाती हैं। मैं ये क्यों ना मानूं कि अंदर खाने आला कमान को ये खबर हो गई थी कि ऑल इज नॉट वेल इन हिमाचल। यस, दैट इज ट्रू। और ये सच्चाई है कि जब सुखविंदर सुक्खू का सबसे पहले चयन हुआ, उस वक्त ये माना जाता है कि अग्निहोत्री के समर्थन में ज्यादा एमएलए थे, ये माना जाता है। लेकिन आला कमान ने उनको चुना। क्या कारण रहे होंगे मैं नहीं जानता, इसलिए एक कारण हो सकता है कि वो ठाकुर है और वहां पर हिमाचल में ज्यादा ट्रेडिशन रही है कि उस समुदाय से लोग
मुख्यमंत्री बनते हैं। एक कारण ये हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो हाल ही में मैंने पता लगाया, जब ये सब वहां पर विस्फोट हो गया राजनीतिक, तो मैंने सुना कि जो सुक्खू साहब हैं वो है तो ईमानदार आदमी, बट व्यवहारिक नहीं है। हाँ, देखिए, आज के दिन राजनीति में किसी भी नेता को सक्सेसफुल होने के लिए व्यवहारिक होना पड़ता है। अब ये बड़ा अच्छा शब्द है व्यवहारिक, उसमें कई आप ट्रेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। Exactly. बहुत कुछ उसमें आ जाता है। हाँ। अगर आप व्यवहारिक हैं तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं, करने में और सक्षम बहुत है। कुछ वो व्यवहारिक नहीं थे। नजरअंदाज भी करेंगे व्यवहारिकता के नाम पर। हाँ, ये व्यवहारिक नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि इतने भारी स्तर पे अगर रोष था, और जो महाजन साहब थे, जो पहले कांग्रेस के अच्छे नेताओं में से गिने जाते थे, जो अभी कुछ वर्षों पहले छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनकी अभी भी पैठ थी। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा कहता ना, कांग्रेस में मेरी अभी भी दोस्तियां हैं और लोग मुझे फोन करते हैं और बातचीत करते हैं, तो मैं जब मर्जी चाहूं उनको बुला के अपने साथ जोड़ सकता हूं। तो देखिए, बात यह है कि आज के दिन कांग्रेस जो है, ना सिर्फ वो एक अच्छे पॉलिटिकल एडवाइजर्स विहीन पार्टी है, उसके पास नहीं है, दूसरा जो लोग हैं हाँ, वो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। तो संदेश क्या जा रहा है? टर्म्स में 2024 का चुनाव है, मुंह पर सर पर खड़ा है, मुंह बाय खड़ा है। संदेश क्या दे रहा है हिमाचल, और वहां पर कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो क्या संदेश दे रहा है आम भैया, जनता को? संदेश, जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी उस वक्त, उसके बाद राजस्थान का प्रकरण हुआ, उस वक्त एक बड़े वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजस्थान की सरकार हम ना गिराएं। अगर राजस्थान की हमारी सरकार गिर जाएगी तो एक बड़ा ही खतरनाक मैसेज चला जाएगा कि हमको लोग इलेक्ट भी करते हैं, पावर में स्थापित भी करते हैं, लेकिन हमको पावर में बने रहने की कला नहीं आती। किसी भी पार्टी की ड्यूरेबिलिटी पे ऐसा सवाल उठ जाना, पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी पे ऐसा सवाल उठ जाना बड़ा खतरनाक है। बड़ा खतरनाक और ये है। सवाल ठीक बार-बार चुनाव उठ रहे से हैं। पहले ये संदेश, ये तस्वीरें आना कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं दिबांग आपकी निगाह में? और बीजेपी ऑपरेशन लोटस, थोड़ा पास थोड़ा फेल, संदेश क्या जा रहा है? देखिए, एक तो साफ है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा हुआ है। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तरह तरह के प्रायोजन करने पड़ते हैं। तो हम जो झारखंड में देख रहे हैं, जो हमने बिहार में देखा, जो हम हिमाचल में देख रहे हैं, झारखंड सक्सेसफुल, झारखंड फेलियर, बिहार सक्सेसफुल, और अब हिमाचल। हाँ, एक बड़ा मैसेज क्या है कि ये जो भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट है कहीं का रोड़ा है, ये इंडिया गठबंधन बना है, ये इसी तरह से गिरते रहते हैं, दाएं बाएं होते रहते हैं। बीजेपी भी तो वही कर रही है। इन पर भरोसा नहीं करना है। पर ये मतलब जो प्रभु कह रहे थे, इशारा कर रहे थे, ये खोल दिए हैं दरवाजे कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के जो लोग आते हैं, अशोक चौहान राज्यसभा भेज दिए, आरपीएन सिंह राज्यसभा भेज दिए, जितिन प्रसाद मंत्री बना दिया, ज्योतिरादित्य को केंद्रीय मंत्री बना दिया। अरे पुराने भाजपाई कहां रह गए? ये तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो रही है ना। ये भी एक तस्वीर है जी। ये एक नई बात ये चली है। लेकिन आप देखिए, बीजेपी की तरफ से देखिए, वो साफ दिखा रहे हैं कि एक साथ रह ही नहीं सकते ये लोग। राज्य दर राज्य गिर रहे हैं, कांग्रेस की हालत खराब है। अभी ये बहस हो रही थी कि भाई कांग्रेस वाले पहले भी धड़े थे, फिर कहा गया, जो विनोद ने कहा कि पहले धड़े थे पर विभाजन नहीं होता। अरे कांग्रेस में जो विभाजन हुआ 69 में किस लिए हुआ? इंदिरा गांधी अलग हुई, हुआ क्या कि कांग्रेस में जब भी बड़ा नेता कोई केंद्र में नहीं होता है, इंदिरा गांधी का तब तक पूरी तरह से उभार नहीं हुआ था, तब वो पार्टी बढ़ती है। अभी एक मुख्यमंत्री हटाए गए हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैंने उनसे बहुत पहले एक बार इंटरव्यू में पूछा, आप लोग इतने क्यों चिपके रहते हैं गांधी नेहरू परिवार से? उन्होंने कहा कि भाई ये इन लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, हम लोग चुनाव जीतते हैं, हम लोग मंत्री बनते हैं, क्यों छोड़े हम इनको? वो गारंटी अब नहीं है। जब वो गारंटी नहीं है तो वो ग्लू जो था वो नहीं है। पर सत्ता में जब आप रहते हैं दिबांग, सत्ता में आप लोगों को खुश रख सकते हैं। सत्ता में तो हिमाचल में कांग्रेस है ना, पर दो फाड़ वो होते दिख रहे हैं। सत्ता में कांग्रेस जरूर है। एक व्यक्ति है, वो राजा का बेटा है। एक व्यक्ति है जो एक स्टेट ट्रांसपोर्ट
के ड्राइवर का बेटा है, हाँ। सुक्खू साहब, हाँ। दोनों में आपस में लगातार शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि भिड़ंत मची हुई है। एक और पूर्व पत्रकार है जो राजनीति में है, जो अग्निहोत्री जी हैं, तो इनमें लगातार एक वो द्वंद चल रहा था। ऐसे में क्या होता है कि अगर केंद्र सरकार, केंद्र में सजग नेता हो, कांग्रेस का कोई नेता हो केंद्र में बड़ा, जो जिसकी मान्यता हो, जो दिखाई देता हो, इधर उधर ना घूमता रहता हो जैसे अब भी घूम रहे हैं, आपने बताया, तब तो बात माने किसी की। जब केंद्र में नेता ही नहीं है, किसकी बात माने, किसकी बात सुने? अपने अपने गुट हैं, वो हावी होते रहते हैं। वही हुआ, उसी में ये हुआ। अब ये जो बात चल रही है, जो कल हम लोग बात कर रहे थे, उसमें जो हमने कहा कि इन्होंने विप जारी किया, तो आज मेरी वहाँ बात हो रही थी एक मंत्री से, उन्होंने कहा ये जो विप जारी किया हमने, वो कट मोशंस आने थे उसके लिए जारी किया। आज भी बजट में इन लोगों ने वोट नहीं दिया, तो आज 2 बजे और फिर 4 बजे स्पीकर के सामने बहस हुई, दोनों तरफ से वकील आए, उनकी खत्म की जाए। को पार लेगी, इसको पार पा लेगी कांग्रेस? सुक्खू बने रहते हैं या कोई बदलाव आता है? ये सरकार अभी बनी रहती है या नहीं, इस पर भी कांग्रेस अब चाहे अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, पर खेत पूरी तरह से अभी चुगा नहीं गया है। क्या अभी बचाव कर पाएगी, डैमेज कंट्रोल कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, मुझे आप बड़ी तस्वीर देखें तो इन्होंने ये तो साफ कर दिया कि हिमाचल में जहां इनके पास इतना बड़ा बहुमत था, वहां भी ये सेफ नहीं है, वहां भी खेला हो जाता है। इतने ढीले लिजलिजा इनका केंद्रीय नेतृत्व है कि इतनी बड़ी लीड होने के बावजूद भी ये 34-34 पर आ जाते हैं। ये तो एक साफ हो गया। अगर आप बड़ा 370 का जो खेल है, जो प्रायोजनिक चल रहा है, बड़े वो राज्य दार्शनिक मोड में थे अभिषेक मनु सिंघवी। अरे परसों शाम को 9 के 9 हमारे साथ खाना बैठकर खा रहे थे, कल सुबह वो फिर आकर हमारे साथ 3 लोगों ने चाय पी और वो ऐसे चले जाएंगे। मेरे लिए जिंदगी में एक और सबक मिला है। हाँ, बड़े दार्शनिक थे। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूर इन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि 34 के 34 रहे, इनके 35 नहीं हो पाए। मैं उन 34 को भी धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा उनके पास चारा क्या था? मतलब जो आप एक श्योर शॉट चुनाव जीतने वाले थे, आप इतना पार्टी का काम करते हैं, इतना पार्टी का अलावा भी जो इंडिविजुअल्स के काम करते हैं पार्टी से जुड़े, आप इस तरह से चुनाव हार जाएं, तो उसमें वो इस तरह के भाषण वो अक्सर दे दिया करते हैं। पर मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपका केंद्रीय नेतृत्व इतना ढीला हो, आप कितने भी बड़े बहुमत से बैठे हों, सामने बीजेपी है, वो जानती है कैसे आपको तोड़ना है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि भाई नैतिकता का सवाल, ये आज लोगों में भी नहीं है इसकी बात, कहीं लोगों में गुस्सा पर नहीं इसे है। हम नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। जरूर आप स्टूडियो में बैठ के ऐसे बोल सकते हैं। आप देखिए क्या हुआ मध्य प्रदेश में, वही कह रहे थे प्रदीप सिंह, अब बिल्कुल मध्य प्रदेश में। तो आप ये देखिए कि जो छोड़ कर गया वो फिर जीत कर आ गया। इसका मतलब यह है कि नैतिकता वाली बात वहां नहीं दिखाई देती। नैतिकता प्रभु सबसे ज्यादा तजुर्बेकार आप हैं। क्या बेईमानी हो गई है, अब वो कूड़े के डब्बे में डाल दी गई है। खुला खेल फर्रुखाबादी, अब यही न्यू नॉर्म है, न्यू नॉर्मल है क्या भारतीय राजनीति का? न्यू नॉर्म में एक बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि लोग छोड़ गए, उनसे इस्तीफा करा दिया, फिर वो जीत गए। फिर सवाल है कि आपने सरकार बना ली ना अपनी। अगर सरकार आपने बना करके फिर एमएलए को खड़ा किया, उसके फ़ायदे होते हैं। मज़ा तब आता कि सरकार नहीं बनाते आप। मैं नहीं चाहता कि ठीक किया या गलत किया, परंतु एमएलए वही जीते जब आपने सरकार जीती हुई हरा दी और उसके बाद उनको राज्यसभा का टिकट भी दे दिया। तो लेन देन की ताकत को कहना कि ये तो कांग्रेस कमज़ोर है, इसमें कोई सच ही नहीं है। पर ये टूल किट जो है कि मैं जीतूंगा नहीं, अगर हार गया तो मैं जीतूंगा, ये जो एक नारा है किसी भी पार्टी का, ये बड़ा खतरनाक है डेमोक्रेसी के लिए। क्योंकि एक स्टेट कम हो जाए ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इससे, परंतु ये मैसेज देना कि हम इस्तीफा दिलवा देंगे, जैसे भी बात हो रही थी, पीस कांग्रेस के लोगों को इस्तीफा दिलवा देंगे तो 28 वाली जो पार्टी है वो मेजोरिटी में आ जाएगी। ये कोई तरीका था डेमोक्रेसी के अंदर? आप डिसमिस कर दिए। 356 आपके पास है, लॉ एंड ऑर्डर है, कि एक आर्गूमेंट कि हमने इस्तीफा दिलवा करके उनको जितवा दिया और उनको मैंडेट मिल गया, इसलिए जो कुछ हमने किया वो जस्टिफाई है। तो आपने पहले चुनाव क्यों नहीं जीता था? लोगों ने आपको हराया, आपकी आइडियोलॉजी को हराया, और आपने उसको बदल कर उनकी आइडियोलॉजी बदल दी और सत्ता में आ गए। सत्ता का सदुपयोग और दुरुपयोग जो भी हो सकता करके आपने उन लोगों को जिता दिया। इसके जस्टिफिकेशन हम सब कर सकते हैं, परंतु मैं ये नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी को पूरा हक है सरकारें गिराना, अपनी सरकारें बनवाना। कि डेमोक्रेसी में अब यही टूल रह गया है कि मेरी पॉपुलैरिटी, मैं कितनी स्टेट्स के अंदर काम कर सकता हूँ, जीत सकता हूँ, मेरे पास दम है,
आपके पास पार्टी के वर्कर कमिटेड नहीं हैं, आपके एमएलए बिकाऊ हैं, तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। आपके एमएलए पाला बदलना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, आप भी कोशिश कर लीजिए। अब कर्नाटक के अंदर क्यों नहीं कर पाए? अशोक गहलोत ने अभी सरकार कैसे बचा ली? जब गिराना चाहते हैं बड़ी कोशिश की गिराने की, नहीं गिरा पाए। डीएम के अंदर के भी तोड़ करने की नहीं हो पाई, तो ये आरजेडी के अंदर थोड़ी बहुत तो आप जो प्रभु कह रहे हैं प्रदीप सिंह, राजनीति की ये नई टूल किट है। नहीं, देखिए, पहले तो मैं विनोद जी ने जो बात कही मैं उससे थोड़ा सा सहमति जाहिर करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पहले ऐसा नहीं था कि गुट नहीं थे, लेकिन वो पार्टी छोड़कर नहीं चले जाते। अरे आचार्य कृपलानी, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये 67 से 71 तक जितनी संविध सरकारें बनी सब कांग्रेस की टूट से बनी। 1969 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो गई। 1978 में ब्रह्मानंद रेड्डी ने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, पार्टी फिर टूट गई। ये शरद पवार कहां से निकले? दो बार निकले कांग्रेस से। ममता बनर्जी कहां से निकली? तो ये कहना कि जो है पहले गुट थे लेकिन वो पार्टी छोड़कर नहीं चले जाते, ऐसा नहीं है। वो पहले जो गुट थे वो जनाधार वाले लोग थे, वो अपनी पार्टी बनाने की या फिर किसी के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते थे। ठीक है, आज जा रहे प्रदीप जी हैं 10 सेकंड में प्लीज वाइंड अप कीजिएगा, लास्ट सेंटेंस प्लीज। उनका कोई बड़ा जनाधार नहीं है, तो वो सत्ता के लिए, जहां सत्ता जिस तरफ दिखेगी, आज बीजेपी है तो उसकी तरफ, कल कोई और होगा तो उसकी तरफ जाएंगे। तो यही एक तौर तरीका हो गया है। विनोद 20 सेकंड में प्लीज, क्योंकि आपकी बात पर एक कमेंट नहीं, दिया ये है। प्रदीप ठीक बोल रहे हैं। मैं उसको सही अपने जो बोला वो सही फॉर्मुलेट नहीं किया कि जो छोड़ के जाते थे वो मुद्दों पे, इश्यूज पे छोड़ के जाते थे, बिकते नहीं थे, क्योंकि किसी द्वारा खरीदे नहीं जाते थे। मैं ये कहना चाह रहा था। एनीवे, आई स्टैंड करेक्टेड, आई वांट टू से दिस। दूसरी बात, हाँ, बिल्कुल प्रभु की बात से मैं एग्री करता हूं। मैंने तो यही बात कही पहले। मैंने कहा भाई ये पार्टी सिस्टम को हम, आप क्या कर रहे हो उसका? आप एक पार्टी जो सत्तारूढ़ है वो लगातार खरीदो फरोख्त कर रही है, खरीद के अपने साथ लोगों को जोड़ रही है। ये 356 इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट जिस तरह से 356 है। formal- एक लाइन बस दिबांग प्लीज, एक लाइन में कह रहा हूं कि ये अभी ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। जब तक ये लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते, हम बीजेपी जो केंद्र में है उसका हम लोग एक खेल देखेंगे, पूरे देश में देखेंगे। पैसा, प्रलोभन, बाहुबल, एजेंसीज, इनका दुरुपयोग हम लगातार देखेंगे। अभी हमने बॉटम आउट नहीं किया है। तो राजनीतिक खेला होगा। टूल किट, ये राजनीतिक नई टूल किट है क्या?